आज सीएस एग्जीक्यूटिव के जो डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं लगभग 5-6 तो मैं डाल ही दूंगा। उसमें से थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं पता है। चैप्टर 1 और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग ने चैप्टर 1 जो जीएसटी का बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का ओवरव्यू है, आपके सब्जेक्ट सिलेबस का थोड़ा बहुत कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। लगभग हम लोग ने क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। ठीक है, हाँ जी सर। अभी आप से आज क्या बातें होने वाली है। आज सबसे पहले जैसे मैंने लेक्चर 1 में बोला था, हमारा बेस जो रहेगा वो हमेशा मॉड्यूल रहेगा। तो मॉड्यूल को उठा लिया है, लगभग आधा घंटा 40 मिनट डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के मॉड्यूल को। हर चीज़ जितनी अपने काम की है वो सब चीज़ें क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे मॉड्यूल से। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ 5-6 मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे अभी तक जितना वो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर आपको समझाया था, वो क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको पूरा बेसिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। वो क्वेश्चंस एकदम फ्यूचर में आने वाले प्रोविजन को लेके परफेक्ट नहीं है, बट जितना हम लोग ने अभी सीखा है वो पूरा बेस बनाने के लिए वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो हम क्या करेंगे इसके बाद के लेक्चर में, मतलब ये इसी में कंटिन्यूएंस में हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे वो 5-6 क्वेश्चंस कुछ है जिससे अपने को क्या जितना भी अभी तक पढ़ा है ना वो एग्जाम में कैसे बनेगा वैसा कुछ क्या करेंगे, समझ लेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद लेसन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके मॉड्यूल में देखोगे तो उसमें 6-7 चैप्टर एक साथ डाल दिए हैं। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स हो गए, ये सब क्या किए हैं एक ही साथ एक ही जगह पे सब कुछ डाल दिए हैं। पर हम क्या करेंगे उसको प्रॉपर बाइफरकेट करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो लेसन 2 में जो अपना सप्लाई वाला पार्ट है, जैसे मैंने पहले कराया था वैसे पूरा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेम टू सेम मॉड्यूल पे आएंगे, केस लॉस वगैरह है वो भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं, वो सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो एडवांटेज वगैरह वो ठीक है मैं आपको समझा दूंगा, बट इसमें टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर अपना जीएसटी का पूरा फंडामेंटल बना हुआ है वो इसके बाद ही हम क्या करेंगे, यही लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो अभी पहले कुछ बता देता हूँ। अगर आप सीएस प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दे रहे हो जून टर्म के लिए 22 या दिसंबर टर्म के लिए, तो आप हमारी क्लास एनरोल कर सकते हो। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि सर लेना है, आप आराम से डेमो लेक्चर देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझेगा। सीएस एग्जीक्यूटिव मैं पिछले 2 बैच से पढ़ा रहा हूँ और AIR 2 के साथ काफ़ी अच्छे मार्क्स, मतलब लगभग 50 to 60% लोगों के तो एग्जामिशन आए थे, बाकी भी बहुत सारे लोग पास हुए थे। तो कोई मतलब आपको आराम से डेमो लेक्चर देखो, क्वालिटी को समझो कि कितना इन डिटेल और कितना कम टाइम में, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि मतलब बहे जा रहे हैं, मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा हूँ, आपकी मजाकें उड़ा रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मजाक वगैरह जोक वगैरह है तो आप पर्सनल बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छे से, बात डाउट है कोई भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे जितना टाइम स्क्रीन पे रहेंगे सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कवरेज जब मैं मॉड्यूल पूरा आपका करवा सकता हूँ तो आपको क्या कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपको वैसा भी नहीं होगा कुछ कि मैं आपके एज का ही हूँ, मैं 96 बॉर्न हूँ। बेसिकली बता देना ज़रूरी है कि आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझ सकते हो, दोस्त समझ सकते हो, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई डाउट वगैरह है तो बात कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर लेने हैं तो सर ये बताना ज़रूरी है कैसे ले सकते हो। आप मुझे ये नंबर पे 7977387445, ये नंबर पे, ये मेरा ही नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं डिटेल्स पूरी दे दूंगा, कॉल कर सकते हो, तो डिटेल पूरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साइट भी है taxcenter.com, बट वो साइट मैंने खुद ने बनाई है, तो उसमें कैसा है परचेस के लिए वो कुछ मैं बेसिकली इंजीनियर गाय तो हूँ नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे को प्लग इन फिक्स करना है, तब तक आप डायरेक्ट मैनुअल बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। तो स्टार्ट करें। ओवरव्यू ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे देखो लेसन आउटलाइन में क्या क्या है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था।
पहले क्या हुआ करता था, पहले बेसिकली क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, सीएसटी का क्या स्ट्रक्चर था, एक्साइज क्यों लगता था, ये सब को हम लोग ने क्या किया था, बहुत अच्छे से बात की थी। जस्ट बता रहा हूँ कि लिंक करा रहा हूँ कि हमने सब किया हुआ है। फिर बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट, वो सेस एक्ट वाला, करेक्ट है। फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल सिनारियो क्या थे, मतलब जीएसटी दुनिया में क्यों आया, सबसे पहले कहाँ पे आया, फ्रांस में आया, वो सब चीज़ें हैं जो कि आपके लिए रीडिंग है। इसके ऊपर अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप रीड कर सकते हो, कहानियाँ हैं। और एक और कहानी वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, नीचे आएगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इंडिया में। पहले केलकर कमेटी बनाया गया, उसने बताया कि जीएसटी का इम्प्लीकेशन किया जाना चाहिए। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर बीजेपी का गवर्नमेंट आया, मोदी जी ने ट्राई किया, फिर हुआ, फिर प्रॉब्लम हुई। वो सब चीज़ें हैं, वो कहानी आप पढ़ सकते हो। अपन यहाँ क्रक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो अपना मॉड्यूल में सबसे मेन पार्ट है एग्जाम के लिए, लाइन बाय लाइन बढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया में जीएसटी का क्या नीड था, बहुत अच्छे से देखा था कि पहले बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर थे जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा था, करेक्ट है। ट्रेडर की अलग प्रॉब्लम थी, मैन्युफैक्चरर की अलग प्रॉब्लम थी, कस्टमर की अलग प्रॉब्लम थी, तो वो सब बातें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर, वो सब बताया था। 246A नया लेके आया गया, 246 था। 7 शेड्यूल वाला पार्ट, 3 लिस्ट होती है, कोई भी इंडिया में टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस अथॉरिटी, वो वाले पार्ट है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, कितने सारे एक्ट वगैरह है। कंपोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और एग्जम्पशन, ये आगे आके आपके चैप्टर्स बनने वाले हैं। ये तीनों क्या है, आपके चैप्टर्स है फ्यूचर में। यहाँ पे सिर्फ एक एक पैराग्राफ इनके लिए दिया गया है और फिर लेसन को राउंड अप किया है, मतलब समरी दिया हुआ है, और फिर लास्ट में कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इज इट ओके? तो आ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया में पहले क्या होता था, जॉन मैथाई करके कोई आदमी था, ये सब आप एक बार के लिए रीड कर लीजिएगा। पहले वैट लगता था, मॉडिफाइड वैट लाया गया, ये सब चीज़ें कहानियाँ हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो अपने को CGST एक्ट 2017 में कुछ ये सेक्शंस हैं जो कि मैं आपको आपके मुंह के ऊपर सब सेक्शंस याद करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हर सेक्शन जो है वो आपके मुंह पे रहेगा, आपको सब सेक्शंस क्या रहेंगे, याद रहेंगे। तो अभी इसके ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि ये सब आगे आने वाले बेसिकली चैप्टर्स हैं। फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया, ठीक है। फिर सबसे पहले फ्रांस लाया, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। कनाडा का जो सिस्टम है जीएसटी का वो इंडिया के जैसा ही है, मतलब वहाँ पे भी वो आईजीएसटी वाला कंसेप्ट है, वो चीज़ लिखी हुई है। इंडिया में जीएसटी का क्या ज़रूरत था, जीएसटी का जर्नी क्या रहा, केलकर टास्क फोर्स आई, उसने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया, फिर गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सब चीज़ लिखा है। यहाँ से अपना मेन चीज़ स्टार्ट होता है जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। ऊपर वाला भी आ सकता है, पता नहीं आएगा 1-2 मार्क्स का, पर वो क्या है, अभी कहानियाँ लिखी है, मतलब अपने को सिर्फ रीड करना है। वो भी कहीं ना कहीं मैंने सब आपको पहले पढ़ाया हुआ है, बट आप वो क्या करना, उसमें टाइम नहीं डालते हैं रीड करने में, ठीक है। प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर लॉ की मदर कौन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। तो अगर आपको जीएसटी समझना है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने पड़ेंगे जीएसटी लॉ के अंदर। इन इंडिया 3 टायर का फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, करेक्ट है। पावर ऑफ लेवी टैक्सेस एंड ड्यूटीज अमंग द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, तीनों के पास क्या है, पावर है कानून बनाने की, टैक्सेस लेने के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इट कंसिस्ट, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रियम्बल है, उसके 25 पार्ट है और 448 क्या है, आर्टिकल्स है, ठीक है, और उसमें 12 शेड्यूल है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है, कोई भी इंडिया में टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस उसके पास क्या नहीं है, अथॉरिटी ऑफ लॉ है। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स, मतलब जो आपके ऊपर टैक्स लगा रहा है उसके पास कानूनी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। आर्टिकल 245 क्या बात करता है, आर्टिकल 245 बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पावर किसके पास दिया है, पार्लियामेंट के पास सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने का पावर दिया है, लेजिस्लेचर के पास स्टेट लेवल पे पावर, कानून बनाने का पावर दिया है।
फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 246 की। 246 क्या बोलता है, उसका 7 शेड्यूल में वो 3 लिस्ट वगैरह दी हुई है, और 246 ए को क्या किया गया, जीएसटी लाने के लिए नया नया इंसर्ट किया गया। अभी आर्टिकल 246 ए में क्या लिखा था, हम लोग ने पढ़ा था 246 को और 254 को भाड़ में जाने, तो मैंने बोला था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। पार्लियामेंट के साथ साथ लेजिस्लेचर के पास क्या है, पावर है कानून बनाने का जीएसटी के ऊपर, करेक्ट है। बट आईजीएसटी के लिए मतलब इंटर स्टेट सप्लाई के लिए पार्लियामेंट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है। फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है। जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल को नोटिफाई किया था ये डेट से, ये आर्टिकल है जो कि हम लोग ने पढ़ा था। यूनियन फिनेंस मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन रहेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फिनेंस मिनिस्टर ऑफ हर स्टेट के उसके क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। ये क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा। किस बारे में रिकमेंडेशन देगा, तो जो जो आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेसिकली उन बारे में क्या देगा, ये रिकमेंडेशन देगा। जैसे कि टैक्स, सेस या सरचार्ज। सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। बाय द सेंटर, द स्टेट एंड लोकल बॉडी विच मे बी सब्ज्यूम अंडर जीएसटी, की कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से सेस, कौन कौन से सरचार्ज जीएसटी में क्या होंगे, सब्ज्यूम होंगे, करेक्ट है। कौन कौन सी एग्जम्पशन मिलेगी, ये अपने को चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन कैसे कैसे आपका आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट होगा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, कैसे कैसे आप क्या करोगे, अपोर्शन करोगे सेंट्रल स्टेट के बीच में। रजिस्ट्रेशन के लिए या एग्जाम्पशन के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, ये भी चैप्टर है बेसिकली। रेट क्या रहेगा, करेक्ट है। स्पेशल रेट या कोई और ऐसा रेट रहेगा क्या, जैसे कुछ नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर वगैरह आ गया तो। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट मैंने बोला था ना, एक तो 7 सिस्टर हो गई प्लस सिक्किम, ये क्या मान लिया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न मान लिया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी मान लिया जाता है। तो इनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन होंगे। एनी अदर मैटर कुछ रहेगा क्या जीएसटी का के रिलेटेड, जो कि काउंसिल डिसाइड करेगा, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जो आगे आने वाले चैप्टर है उसके नाम लिखे हुए हैं इनडायरेक्टली कि क्या क्या जीएसटी में ये क्या कर सकते हैं। बेसिकली जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी में जीएसटी का बर्थडे कब है, 30 जून 2017 को। द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया अप टू 30 जून 2017 तक क्या होता था, वो सब 7 शेड्यूल के हिसाब से जैसे पहले चलता था ना वैसे होता था। 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी आ गया। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सुन लो भाई। 1 जुलाई 2017 बर्थडे है किसका, जीएसटी का। कलेक्शन ऑफ टैक्स थ्रू आउट द कंट्री। प्री जीएसटी क्या होता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्साइज वगैरह। एक ही गुड्स के ऊपर जगह जगह पे टैक्स लगता था। फर्दर रेट ऑफ टैक्स हर स्टेट में क्या होते थे, डिफरेंट हुआ करते थे। फर्दर गुड्स वर बियरिंग टैक्सेस फ्रॉम द साइड ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर भी टैक्स लेता था, उसी पे स्टेट भी टैक्स लेता था। मतलब पहले जो जो तकलीफें थी वो बताई हुई है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से, ये 2 एग्जांपल थियोरेटिकली लिखे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया है, नीचे प्रेजेंट किया है, तो बाद में उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। जीएसटी बेसिकली क्या है, एक सॉल्यूशन है टू ऑल द डेफिशिएंसी शॉर्ट कमिंग प्रेजेंट इन द वैट सिस्टम। जितने भी वैट सिस्टम जो पहले हुआ करता था उसमें जितनी भी शॉर्ट कमिंग थी या डेफिशिएंसी थी, उसका क्या है, सॉल्यूशन है जीएसटी। सेम गुड्स फेस टैक्स एट अ सेंट्रल लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा डब्बे में दिया है तो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेम गुड्स फेस टैक्स एट अ सेंट्रल लेवल एज वेल एज अ स्टेट लेवल, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता था, एक ही टैक्स, एक ही चीज के ऊपर सेंट्रल भी टैक्स लेता था, स्टेट भी टैक्स लेता था, बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया। सिंस बिफोर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव राइट टू लेवी टैक्स ऑन अ सेल ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट एंड स्टेट्स डज नॉट हैव राइट टू टैक्स ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सिमिलरली ऑन द सर्विसेज। सो देयर वॉज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 101 अमेंडमेंट हुआ था, 101 अमेंडमेंट हुआ था, एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू टैक्स लेने के लिए, मैन्युफैक्चर के ऊपर भी, सेल के ऊपर भी। क्या बोला है पहले, ये अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, ये अमेंडमेंट से पहले होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेल के ऊपर टैक्स नहीं ले सकता, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर के ऊपर टैक्स नहीं ले सकता, करेक्ट है। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि आप किसके ऊपर भी ले सकते हो, तो फिर जीएसटी को क्या कर दिया गया, लेके आ दिया। टैक्स प्री जीएसटी रिजिम, सेंट्रल लेवल पे क्या क्या लगता था, एक्साइज लगता था, एक्साइज 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 एक्साइज,
कस्टम लगता था वो सीवीडी और स्पेशल सीवीडी मैंने बोला था ना, ये वाले दो। फिर आपका सर्विस टैक्स लगता था, इसके ऊपर कुछ सरचार्ज या सेस वगैरह होता था तो वो भी लगता था। सर्विस टैक्स सर्विसेज के लिए लगता था, और ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंपोर्ट के लिए लगते थे। स्टेट लेवल के ऊपर कौन से टैक्स थे? वैट था। सीएसटी का बेसिकली कैसा था, कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करता था पर रेम्यूनरेट किसको कर देता था, वापस रिएम्बर्स स्टेट को कर लेता था। तो यहाँ पे लिखा है, ऊपर भी लिखते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लग्जरी टैक्स था, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में सीएसटी को वहाँ लिखा है और सीएस के मॉड्यूल में यहाँ लिखा है, क्योंकि वो कलेक्ट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करके बाद में दे देता था। एंट्री टैक्स की एंटरटेनमेंट टैक्स और अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब क्या होता था स्टेट गवर्नमेंट। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की बड़ी ज़रूरी है। क्या सर ज़रूरी है? एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी, अभी भी लोकल अथॉरिटी ही करेगी। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्या कंसेप्ट है? एक वैट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, दोनों सेम है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या, जहाँ पे गुड्स जा रहा है वो टैक्स भरेगा। कंजम्पशन बेस्ड का ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि जो फाइनल कंज्यूमर रहेगा वो टैक्स भरेगा। गुड्स और सर्विस दोनों पे टैक्स लगेगा, सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा, कंटिन्यूस चेन का, आईटीसी का चेन का क्रेडिट मिलता रहेगा, और फाइनल बर्डन किसके ऊपर होगा? कस्टमर के ऊपर होगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? नेचर होता है। अभी जो मैं ऊपर एग्जांपल बोल रहा था ना, वही एग्जांपल को टेबल में अच्छे से ये लोग ने फॉर्मुलेट किया है कि ट्रीटमेंट अंडर अर्लियर लॉ और ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी, दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखो, बिजनेस वाले को क्या पे करना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर पहले पे करना पड़ता था, वैट पे करना पड़ता था अगर सेल करते हो तो, अगर इंटर स्टेट करते हो तो सीएसटी, नहीं तो वैट, और सर्विस टैक्स अगर सर्विसेज दे रहे हो। पर अभी क्या होगा, सिर्फ जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, नहीं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, कोई मल्टीपल टैक्स नहीं है। बिजनेस वॉज एबल टू टेक आईटीसी ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ले तो सकते थे क्रेडिट, पर क्रॉस क्रेडिट बहुत जगह पे नहीं मिलता था। हियर अ मैन्युफैक्चरर कैन यूज आईटीसी ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टू पे ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ एक्साइज एज वेल एज सर्विस टैक्स, बट दिस आईटीसी कैन नॉट बी यूज फॉर वैट लाइबिलिटी। क्योंकि देखो, एक्साइज भी सेंट्रल का था, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल का था, पर वैट जो था स्टेट का था, तो इसकी वजह से क्रेडिट यूज नहीं हो पाता था। सिमिलरली जो वैट का क्रेडिट था वो ऊपर वाले के लिए यूज नहीं हो पाता था। अंडर जीएसटी में क्या हो सकता है कि भाई एक ही तो टैक्स है, भाई कोई भी कहीं पे भी क्रेडिट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात करते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में बात करें तो सर सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि भाई दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन भले ही है यूनियन टेरिटरी, पर माने क्या जाएंगे? स्टेट ही माने जाएंगे। एडवांटेज क्या है भाई सिटीजन्स के लिए, मतलब फाइनल कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है भाई? टैक्स का सिस्टम सिंपल हो चुका है, पहले बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। एक इजीली क्या होता है, क्रेडिट मिलता है, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था। प्राइजेज यूनिफॉर्म रहेगी, टैक्सेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और एम्प्लॉयमेंट का ये सब क्या होता है, लिखने के लिए लिखते हैं भाई, मतलब अभी कुछ तो एडवांटेज बताने पड़ेंगे ना, तो कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बिजनेस नीड मोर पर्सन टू हैंडल देयर अकाउंटिंग वर्क। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, पहले एक्साइज था, पहले वैट था, तो ज़्यादा लोग चाहिए रहते थे, क्योंकि सबका अपना एक्सपर्टाइज होता था। बट ठीक है, वो लिखने के लिए लिखना पड़ता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो अपन को ये सब सीएस प्रोफेशनल लेवल पे, मुझे तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो नहीं लगता ऐसा पूछेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बीकॉम में पूछते थे, पर अपने को रीड करनी चाहिए। और मैंने जितना अच्छे से आपको समझाया, 4 पॉइंट तो आपको वैसे ही याद आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री को, जो कि बिजनेसमैन है, उनको क्या फ़ायदा होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स घट जाएंगे। इतने सारे टैक्सेस से 17 टैक्स थे लगभग, वो सब चले गए, तो अभी क्या है, इजी है। कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए क्या होगा, एफिशिएंट सिस्टम बनेगा। फिर बात करें तो नेशनल मार्केट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और टैक्स रिजिम, फ्यूअर रेट एंड एग्जम्पशन, सिंपल टैक्स रिजिम होगा, साथ साथ में एग्जम्पशंस वगैरह मिलेंगे, तो सिंपल रहेगा बेसिकली सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट रहेगा? मेक इन इंडिया कैंपेन जो था, उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सकता है, करेक्ट है। सेकेंड, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सिंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रिड्यूस
गरीबी कम होगा और जीडीपी का ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो भी आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें आती है सब लिख सकते हो। एसजीएसटी और आईजीएसटी के रेट में क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा तो टैक्स इवेजन कम होगा। और इम्प्रूविंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री विच विल बेनिफिट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, जिसकी वजह से स्टेट का बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम ये एक पैराग्राफ में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लगभग मैं 3-4 घंटा लेके आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ाऊंगा। आपके पीछे भी दिया होगा, नहीं दिया हुआ है तो भाई ये पैराग्राफ से नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फ्लेज अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप नॉर्मल जीएसटी की स्कीम में जाओगे तो देखो आपको या तो मंथली रिटर्न भरने पड़ेंगे, मंथली नहीं तो अभी नया फैसिलिटी आया है जिसके तहत क्वार्टरली तो भरने ही पड़ेंगे, पर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ इन्वॉइसेस वगैरह सब बनाने पड़ेंगे, हर महीने टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेस मतलब लिमिट बताया हुआ है, लिमिट बताया हुआ है और भी लिमिट बताया हुआ है। तो अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आप क्या करो, कंपोजिशन स्कीम ले लो। आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहेगा, पर मैं नहीं सोचता कि आपने पढ़ा होगा, मैं स्क्रैच पे आता हूँ, जीरो पे आता हूँ। कंपोजिशन स्कीम में क्या किया है गवर्नमेंट ने कि 2 तरीके की कंपोजिशन स्कीम दी है, एक गुड्स वालों को दी है, एक सर्विस वालों को दी है। करेक्ट है, 2 तरीके की कंपोजिशन स्कीम दी है कि अगर आप ये क्राइटेरिया, इसमें जो कंडीशंस दी है जो आपको फुलफिल करनी है, अगर वो आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, आपके लिए इजी इन्वॉइसिंग हो जाएगा, इजी रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा, इजी पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा। हम आपको क्या करेंगे, हम समझते हैं कि भाई आप इतने बड़े आदमी नहीं हो कि आप कंप्लाइंसेस पे इतना खर्चा कर सको, इतने मगजमारी कर सको, तो आप क्या करो, आप कंपोजिशन स्कीम ले लो। जैसा अपना इनकम टैक्स में याद होगा तो वो सेक्शंस है ना, अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो सिर्फ सुन लो। सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE, ये सब सेक्शंस तो याद है, प्रिजम्पटिव बेसिस वाले सेक्शंस बोले जाते थे। 6% या 8% जितना भी सेल्स है उसका इनकम दिखा दो, 50% जितना भी सेल्स है उसका इनकम दिखा दो, वो 7,500 रुपया या 1,000 रुपीज़ गाड़ी के हिसाब से क्या करो इनकम दिखा दो। ऐसे कुछ सेक्शन से याद होगा तो सर थोड़ा थोड़ा याद है, छोड़ो ना अभी, क्या सर पुरानी बातें करते हो। तो वैसा ही जो वहाँ पे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव के नाम पे दिया हुआ है, वैसा ही कुछ स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है कंपोजिशन के नाम पे कि भाई आप इतने बड़े नहीं हो, आप नॉर्मल आदमी हो, हम आपके ऊपर कंप्लायंस का ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते, आप क्या करो, इजी सिस्टम ऑप्ट कर लो। करेक्ट। अभी ये मैं 10 लाइन पढ़ा दूंगा, उससे क्या होगा, जब आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो वो फ्लो खराब होगा। बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी आगे चैप्टर आएगा, लगभग 3-4 घंटा में पढ़ाऊंगा। सीएस एग्जीक्यूटिव में तो था ही नहीं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सीएस प्रोफेशनल में जैसे मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि सीखेंगे, तो चलो आपको सिखाता हूँ। सिर्फ मतलब समझ लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। ये कौन है, ट्यूटर यानी मैं हूँ। ये कौन हो, स्टूडेंट यानी आप हो। समझो मैं फ़ी ले रहा हूँ 10,000 रुपया, समझो ना भाई, समझने में क्या लगता है। वैसे 4,000 ही फ़ी है, एनरोल करना है तो आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूँ ट्यूटर, मैंने 10,000 रुपया फ़ी रखा है, प्लस जीएसटी है 1,800 रुपया। इज़ इट क्लियर? हाँ जी सर। आप स्टूडेंट हो, आप मुझे क्या करोगे, 10,000 फीस का दोगे, 1,800 रुपया किसका दोगे, ये जीएसटी का दोगे। मैं क्या करूँगा, 10,000 खुद के जेब में रख दूंगा, 1,800 रुपये किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या जी? हाँ जी सर क्लियर है। ये इसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अभी आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा समझो, सेम है। मैं 10,000 रुपये फीस ले रहा हूँ, उसके ऊपर क्या लगता है, 1,800 रुपया जीएसटी लगता है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। अभी आप जो मुझे पेमेंट दोगे ना, वो पेमेंट कितना दोगे पता है, 10,000 रुपये दोगे। और जो ये 1,800 रुपीज़ है, ये जो 1,800 रुपीज़ है जीएसटी का, ये आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को क्या करोगे, जमा करा दोगे। मतलब आपने क्या करा है बेसिकली, जनरली जो है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो जो सप्लायर है,
सप्लायर कौन है सर्विस का? मैं सप्लाई कर रहा हूँ। जो सप्लायर है वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो रिसिपिएंट होगा वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा। जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा? सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स भराएगा, जमा कराएगा, और इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन टैक्स जमा कराएगा? रिसिपिएंट जमा कराएगा। बस इतना सा फर्क है। क्यों होगा सर ऐसा? उसका देखो सिंपल रीजन है, ये जो रिसिपिएंट है अगर वो बड़ा आदमी है और सप्लायर अगर छोटा आदमी है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? भाई तुम छोटे लोग साइड में रहो, तुम मगजमारी मत करो, मैं बड़ा आदमी है उससे ले लूंगा। इज इट पॉसिबल कि हो सकता है कि रिसिपिएंट बड़ा आदमी हो? हाँ हो सकता है सर। मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कोचिंग, मैं कोई बहुत बड़ी एमएनसी है उसको क्या कर रहा हूँ? ट्रेन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हो सकता है मेरे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए स्पेसिफिक लिस्ट दिया हुआ है कि ये सर्विसेज के ऊपर, ये गुड्स के ऊपर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में जो पैराग्राफ लिखा है मैंने बता दिया। फिर एग्जम्पशन के बारे में आते हैं। एग्जम्पशन करके आपका वन ऑफ द सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है एग्जम्पशन। लगभग 1.5 घंटे के मैं आपके 7-8 लेक्चर लूंगा एग्जम्पशन के लिए। तो आप समझ सकते हो ये एक पैराग्राफ में नहीं आने वाला है। एग्जम्पशन का मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट आपको क्या बोलने वाली है? गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि हम आपसे ये सर्विसेज के ऊपर या ये गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स लेंगे ही नहीं, या फिर हम पार्शियल टैक्स लेंगे, मतलब 18% या 50% टैक्स लेंगे। ये 50% वाले फंडे को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन कौन कौन सी ऐसे सर्विसेज है, गुड्स का भी कुछ महान बात नहीं है, आधे घंटे का बात है। कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? जिसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मिलेगा तो कितना मिलेगा? ये पढ़ने की पूरी बात है, ये पूरी कहानी है जो कि हम क्या करेंगे? एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इज इट सिंपल? तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है। 2 तरीके के अपने को एक्ट पढ़ने हैं, CGST पढ़ना है, IGST पढ़ना है। CGST एक्ट में भी एग्जम्पशन दिए हुए हैं जो कि मेजर 90% होने वाले हैं। IGST एक्ट में भी एग्जम्पशन दिए हुए हैं जो कि 10% अपने सिलेबस होने वाले हैं। करेक्ट है। इसके सेक्शन 6 में दिए हैं, इसके सेक्शन 11 में दिए। ये सब याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। जब चैप्टर करेंगे तब याद करेंगे। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्जम्प्ट सप्लाई में 3 चीज़ें आती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? सबसे पहले ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नील रेट है, ऐसी चीज़ जो होली एग्जम्प्ट है, या ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये क्या होता है? पहले सप्लाई तो सीखोगे फिर ये सब चीज़ें पता चलेगी। करेक्ट है। तो एग्जाम सप्लाई में ये सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के एग्जांपल दिए हुए हैं। नील रेट का मतलब क्या होता है, ओनली एग्जाम्प्ट क्या होता है, नॉन टैक्सेबल क्या होता है, आगे सिखाऊंगा मैं आपको। सेक्शन 11 में क्या लिखा है, जब एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और सेक्शन 6 में क्या लिखा है, सेम टू सेम रेप्लिका टाइप है, जहाँ जहाँ पे इंटर होता है वहाँ पे इंटर डाल दिया जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या किया है, मॉड्यूल को मैंने जस्ट आपके लिए समराइज कर दिया है कि जो जो मॉड्यूल में लिखा है वो हमें आता है। करेक्ट है, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल का देखोगे तो सीक्वेंस, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मॉड्यूल अजीब सा है या मॉड्यूल से नहीं, बहुत सारे, मैं तो सीएस में तो स्पेशली पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि मॉड्यूल से नहीं करने का। ऐसा भी मैं स्टूडेंट से सुना हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास स्टार्ट करने से पहले फीडबैक ले रहा था लोगों से। मतलब ये तो एकदम अच्छी बात नहीं है ना भाई कि जिस इंस्टीट्यूट का तुम एग्जाम दे रहे हो उसका बुक तो तुम्हें सबसे पहले रखना चाहिए। पर अभी जैसे ये इंस्टीट्यूट है तो इसको ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपोजिशन स्कीम और नीचे जो दिया हुआ है एग्जाम्पशन, इसके अलग चैप्टर है, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली प्रॉपर बेटर रहता है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा था तो मैंने बता दिया। आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क के लिए आपको मैं एक शीट दूंगा जो कि मेरे अगर डेमो लेक्चर है तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, जिसमें बहुत सारे MCQs रहेंगे छोटे छोटे, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। एग्जीक्यूटिव में आपने किए हुए हैं। कोई भी डाउट आता है आप मुझको क्या कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है 7977387445। आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मैं आपको डाउट आता है तो वो इमीडिएटली वॉइस नोट के थ्रू आपको क्या कर दूंगा, उसका आंसर दे दूंगा।
ठीक है। और वो जो ऊपर वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट था, अगर इंटरेस्ट है तो यार एक बार देख लेना। ठीक है, कि मतलब केलकर कमेटी वगैरह क्या था वो सब। अभी यहाँ से जो लेक्चर अटैच आपके साथ होने वाला है, इसमें कुछ 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 1 घंटा आराम से लेंगे हम लोग, जिसमें जितना भी पहले अभी तक जो नॉर्मल लेक्चर्स में, मॉड्यूल वाले को अवॉइड करो, जो पहले जो जो चीज़ें मैंने सिखाई है, आईटीसी का छोटा सा कंसेप्ट सिखाया था, यूटिलाइजेशन का छोटा सा कंसेप्ट सिखाया था, ज़्यादा नहीं सिखाया था, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या हो सके कि अभी तक जितने हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये सब क्या चल रहा है, पर मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ेगा, जिससे आप क्या करो, अभी जितने भी हम लोग ने देखे हैं कंसेप्ट, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस 5-6 करेंगे, तो आपको क्या होगा, मज़ा। तो जीएसटी का जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इजी, आप एक बार पढ़ते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आप एक बार पहले प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। मिस्टर मुन्ना ऑफ मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, मतलब यूपी का है, यूपी का एक मिस्टर मुन्ना करके कोई है, सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर गजनी ऑफ हैदराबाद। मतलब सप्लाई कैसा चल रहा है, एक सेकेंड, ड्रॉ, ब्लैक पेन लुक्स गुड। मिस्टर मुन्ना है यहाँ पे, जो कहाँ का है, यूपी का है, ये सप्लाई कर रहा है गुड्स मिस्टर गजनी, जो कहाँ का है, हैदराबाद का है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, कौन सा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहा है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, यस सर। मिस्टर गजनी ऑफ हैदराबाद, IGST का रेट क्या है, IGST का बेसिकली ये सब मैंने ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं, ICI के मॉड्यूल को बेस लेके ही, ICI, ICSI और ICMI तीनों, मतलब तीनों कोर्स के मॉड्यूल को बेस लेके ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। IGST का रेट क्या है, 18% है, एंड CGST SGST का रेट क्या है, 9% है। फाइंड द फॉलोइंग, दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले पहली चीज निकालनी है आपको, टोटल प्राइस चार्ज बाय मुन्ना, मुन्ना टोटल कितना प्राइस अपने इनवॉइस में चार्ज करेगा, एक ये चीज बता दो। और दूसरी चीज आपको बतानी है, कौन गवर्नमेंट को GST का लाइबिलिटी पे करेगा, GST गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, ये बता दो। ये दो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 2-3 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको ये बताना है। ठीक है, फास्ट इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में आराम से कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर दिया, तो सिंपल सी चीज है, क्या 20,000 रुपये अमाउंट है, करेक्ट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आउटपुट, आउटवर्ड सप्लाई 20,000, उसके ऊपर ऐड IGST चार्ज होगा @18%, कितना होता है, 2,000, 3,800 होगा शायद, तो ये 23,800 कितना होगा, 20,000 पे 18%, रुको मैं कैलसी पे मोबाइल पे कर लेता हूँ। कैलकुलेटर कैलकुलेटर,
20,000 का 18%, 3,600, ठीक है। तो ये तो 23,600 हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? जो आपका सप्लायर होता है, जो सेल करता है, वही कलेक्ट करता है कस्टमर से और फिर किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। तो मुन्ना, मिस्टर मुन्ना इज लायबल टू पे टू गवर्नमेंट। बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ये चैप्टर से आना है तो आ सकते हैं, प्लस दूसरे कौन से थियरी क्वेश्चन आने हैं तो आ सकते हैं, बाकी नहीं आएंगे। धोनी ऑफ चेन्नई, मिस्टर धोनी जो है वो चेन्नई का है। सप्लाइड गुड्स फॉर 24,000, 24,000 रुपये में उसने गुड्स सप्लाई किए हैं। किसको? मिस्टर रैना ऑफ चेन्नई। मतलब धोनी भी चेन्नई का है, रैना भी चेन्नई का है। धोनी जो है वो कहाँ का है? चेन्नई का है। सप्लाई कर रहा है रैना को, जो कि कहाँ का है? चेन्नई का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रास्टेट सप्लाई हो जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई जो बेसिकली चेन्नई है वो तमिलनाडु में आता है। तमिलनाडु मतलब एक स्टेट है, यूटी नहीं है। मतलब CGST लगेगा और SGST लगेगा। कितना % लगेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। मिस्टर धोनी परचेज गुड्स ऑफ ₹20, ये 24,000 का इसने सप्लाई किया है धोनी ने रैना को, ठीक है। 24,000 का सप्लाई किया है। अभी ये धोनी है, इसने भी तो ये गुड्स कहाँ से परचेज किया रहेगा उसका डिटेल दिया हुआ है। मिस्टर धोनी परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन विच CGST एंड SGST चार्ज एट ₹1,800। बताइए ये जो गुड्स है धोनी ने परचेज किया है किससे? ब्रावो से, ब्रावो ऑफ चेन्नई। तो ये भी इससे ब्रावो से किया है। कितने में? 20,000 रुपीज में, जिसमें CGST लगा है 1,800 और SGST लगा है 1,800। तो ये बेसिकली क्या हो गया? धोनी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। ये क्या हो गया? 20,000 रुपये इनपुट सप्लाई हो गया, इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई हो गया। और ये 24,000 क्या है? ये आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। और इसके ऊपर GST कितना लगेगा वो अपने को पता है। CGST लगेगा 9%, SGST लगेगा 9%, बिकॉज रेट दिया हुआ है 9% है वो स्टेट में। तो सबसे पहले क्या बोला है? टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर धोनी इफ GST रेट इज 18%। अगर GST का रेट 18% है तो 9% सेंट्रल लेगा, 9% स्टेट लेगा, उस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है हु इज लाइबल टू पे GST, गवर्नमेंट को कौन लाइबिलिटी किसके पास है GST पे करने का। और तीसरा नेट लाइबिलिटी ऑफ GST। तो आपको दिया जाता है 3-4 मिनट का टाइम, आप करो ये क्वेश्चन सॉल्व। ये आपको एक बार देखना है तो देख लो। और ये पड़ा आपके पास क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-4 मिनट। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे वैरायटी बढ़ गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, हो जाएगा।
तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या पूछा है, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर धोनी इफ जीएसटी रेट इज 18%। अगर जीएसटी का रेट 18% होता है तो टोटल प्राइस क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर धोनी। मिस्टर धोनी, तो पर्टिकुलर्स और सामने रुपीस। ठीक है, तो प्राइस कितना है, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स, जो भी बोलो, सर्विस, जो भी क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से 24,000। 24,000। अभी क्या होगा, इसमें लगेगा चेन्नई का चेन्नई में हो रहा है तो इंट्रा स्टेट है, एड CGST और SGST। कितना, @9% और @9%। तो 24,000 का 9% कितना होता है, मोबाइल पे कर लेता हूँ भाई। आप भी अपना कैलसी साथ में रखो भाई, देखने के लिए नहीं आए हो। 24,000 का 9%, 2160। तो 2160 CGST है, 2160 SGST है, तो 24,000 प्लस 24,000 प्लस 2160 प्लस 2160, 28,320 इस टोटल प्राइस जो इनवॉइस में आएगा। ये किसको, रैना को पे करना पड़ेगा, किसको, धोनी को। धोनी इसमें से ये वाला जो अमाउंट है क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो शायद दूसरा क्वेश्चन क्या है, who is liable to pay GST to government। तो मिस्टर धोनी इज लाइबल टू पे GST टू गवर्नमेंट। कितना, 2160, 2160, 2160 टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2160 टू स्टेट गवर्नमेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेट लाइबिलिटी ऑफ GST। नेट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप सीधा लिख सकते हो, मिस्टर धोनी इज लाइबल टू पे GST to government, 2160 to go central and 2160 to state। और थर्ड जो पॉइंट है वो आपका क्या है, नेट लाइबिलिटी का स्टेटमेंट बनाना है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी के लिए अपने को क्या करना है, देखो IGST तो इसमें है नहीं, CGST है और SGST है। सबसे पहले आउटवर्ड ले लेना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 2160। उसमें से क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर देंगे। इजी क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आपको नहीं समझ रहा है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, 100% आपको समझ रहा है। पर अगर थोड़ा भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आप बिंदास व्हाट्सअप करो। लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लेस होगा, हम लोग ने ऊपर देखा था 1,800 रुपये। 1,800 CGST और SGST भी कितना, आपका 1,800। तो कितना, जो भी 360 वगैरह जो भी आता है वो आपका क्या है, नेट टैक्स लाइबिलिटी पेएबल। तो इज इट ओके। होप सो आपका आंसर सही आया रहेगा। सही आया तो थम्स अप, नहीं आया तो एक बार चेक कर लो। कुछ इसमें है नहीं ऐसा रॉकेट साइंस, इजी सी चीज है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द बिलो केस पर्टेन्स टू लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो नीचे केस दिया हुआ है वो लोकल सप्लाई के बारे में दिया हुआ है। जीएसटी रेट क्या है, 9% CGST एज वेल एज SGST। तो मतलब क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लोकल सप्लाई है, मतलब बेसिकली वही बोलना चाहता है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस है। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, CGST आपका 9%, SGST भी आपका
9%। फिर क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी वैल्यू विच इज ₹10,000। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपये का कुछ गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर किया है, इंट्रास्ट रेट है। तो अपने को करना है कैलकुलेट द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कितना टोटल प्राइस चार्ज किया रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो 10,000 के ऊपर 9% CGST लगेगा, 9% SGST लगेगा, ये आपका इनवॉइस का वैल्यू हो जाएगा। फिर स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर बी, जितना यहाँ पे GST रहेगा उतना क्रेडिट मिस्टर बी को मिल जाएगा क्योंकि मिस्टर बी उतना ही पे कर रहा है। थर्ड, अज्यूम देयर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20% बाय मिस्टर बी। अभी ये 10,000 के ऊपर 20% वैल्यू एडिशन कर रहा है कौन, मिस्टर बी, तो मतलब उसका जो नेक्स्ट अमाउंट आ जाएगा एंड सप्लाई मेड टू मिस्टर सी कैलकुलेट, तो वो टाइम पे क्या प्राइस रहेगा। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन के आप आंसर करो, तब तक हम लोग आगे फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट है, इजी है, हम लोग ने देखा हुआ है स्टार्टिंग में, वो जो चार्ट दे गया था मॉड्यूल का उस हिसाब से देखा था। फिर हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। एक बार के लिए आप ये पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ये पढ़ना मतलब स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन एकदम इजी वाले हैं, वो सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करते हैं और अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, करेक्ट। द बिलो केस पर्टेन्स टू लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। GST रेट 9% CGST है, 9% SGST। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, द वैल्यू ऑफ विच इज ₹10,000। मिस्टर ए मिस्टर बी को इंट्रास्टेट सप्लाई है, कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर ही रेट दे के रखा CGST SGST का, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल सप्लाई है। लोकल सप्लाई का मतलब क्या, इंट्रास्टेट सप्लाई है। गुड्स मिस्टर ए दे रहा है मिस्टर बी को, एक सेकेंड, मिस्टर ए मिस्टर बी को 10,000 रुपये का गुड्स सप्लाई कर रहा है। CGST का रेट 9% है, IGST का 9% है, SGST का बेसिकली। तो कैलकुलेट प्राइस करना है, बहुत ही सिंपल चीज है। प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए फ्रॉम बी, जो भी, ठीक है। वैल्यू कितना है आपका 10,000, उसके ऊपर CGST SGST 900 और 900, तो कितना हो जाता है दोनों का मिला के 1,800 रुपया। 11,800 इज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, इतना ठीक है। प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए कितना करेगा, 11,800। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है, मतलब ये वाला आदमी, इसको कितना क्रेडिट मिलेगा। ये वाला जो GST का 1,800 वाला पेमेंट है, ये 1,800 वाला पेमेंट है, कौन पे करेगा, ये इसको मिस्टर बी दे देगा मिस्टर ए को, और मिस्टर ए क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इसका ये क्या है, मिस्टर बी के लिए जो 900 क्या है, ये इनपुट टैक्स है, तो इसका इसको क्रेडिट मिलेगा। तो कितना क्रेडिट अवेल कर सकता है, 900 CGST का, 900 SGST का क्रेडिट अवेल कर सकता है कौन, मिस्टर बी। थर्ड क्वेश्चन, अज्यूम देयर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20% बाय मिस्टर बी। जो मिस्टर बी है, अभी यहाँ पे कैसा था, मिस्टर ए था जिसने मिस्टर बी को बेचा 10,000 में। अभी इसने मिस्टर बी ने क्या किया, ये 10,000 के ऊपर 20% वैल्यू एडिशन कर दिया, तो कितना हो गया 12,000। आगे देखते हैं। बाय मिस्टर बी एंड सप्लाई मेड टू मिस्टर सी। इसने क्या किया, मिस्टर सी को सप्लाई कर दिया है, मिस्टर सी को सप्लाई कर दिया है। कैलकुलेट अबव इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूट द CGST एंड SGST पेएबल बाय मिस्टर बी टू गवर्नमेंट। तो सिंपल सी चीज है भाई, क्या किया है इसने, 12,000 रुपये का सेल किया है। तो आपको एक डाउट आना चाहिए जिसका मैं अभी रिजॉल्व कर लेता हूँ। ये जो 10,000 का अमाउंट है, ये वैल्यू 10,000, कॉस्ट जो ये इसके ऊपर वैल्यू एडिशन रहेगा कि ये 11,800 रुपये के ऊपर वैल्यू एडिशन रहेगा। इसने क्या बोला है, मिस्टर बी ने वैल्यू एडिशन किया है, कितना किया है, 20% किया है। तो 20% किसके ऊपर किया है, ये डाउट आना चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने रिजॉल्व किया था, पहले बताया था किस पे होगा, फिर भी मैं अभी एक जानबूझ के डाउट खड़ा कर रहा हूँ कि किसके ऊपर आएगा। 10,000 रुपये के ऊपर 20% आएगा या 11,800 के ऊपर 20% आएगा। तो उसका आंसर है 10,000 के ऊपर ही 20% आएगा। क्यों, वैल्यू एडिशन ये कॉस्ट पे क्यों होगा, ये ITC पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रेडिट तो वैसे भी मिस्टर बी को मिल जाएगा।
ये जो 900 1800 रुपया है, इसका क्रेडिट तो मिस्टर बी को वैसे भी मिल जाएगा, तो ये कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट में क्या ऐड होगा, कॉस्ट में सिर्फ ये 10,000 प्लस अगर कोई दूसरे टाइप का कॉस्ट रहेगा तो ऐड होगा, उसके ऊपर 20% आपका बेसिकली जितना भी वैल्यू एडिशन रहेगा, तो ये 12,000 वैल्यू एडिशन कर दिया। तो इनवॉइस मिस्टर बी मिस्टर सी से कैसे बनाएगा, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी फ्रॉम मिस्टर सी। करेक्ट। तो क्या डालेगा ये, जो भी वैल्यू रहेगा, कितना था, 10,000 प्रोडक्ट का वैल्यू था, इसमें इसने किया था वैल्यू एडिशन कितना 2,000, तो 12,000 के ऊपर CGST और SGST कितना @9% और @9%। तो 12,000 का 9% कितना रहता है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, मैं भी देखता हूँ। 12,000 का 9% होता है आपका 1080 तो 1080 और 1080, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 1080 प्लस 1080, दैट इज 14,160 रुपीज जो है वो आप मिस्टर बी चार्ज करेगा मिस्टर सी से। ठीक है, तो ये इसके लिए अभी मिस्टर बी के लिए 1080 कितना होता है 2160 जो भी रहेगा, ये क्या हो जाएगा इसके लिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जो बेसिकली इसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है ये, और ये 2160 किससे रिकवर कर लेगा, मिस्टर सी से रिकवर कर लेगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट पे जानबूझ के फोकस दे रहा हूँ, जीएसटी इतना टफ नहीं है, बट बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, जो हम लोग ने काफी मेहनत की है। नेक्स्ट क्या है, अज्यूम द वैल्यू एडिशन 20% एंड सप्लाई मेड टू मिस्टर सी, कैलकुलेट अबव इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट from above information, compute CGST and SGST payable by Mr. B to government। Mr. B को इतना पे करेगा 1080 गवर्नमेंट को पे करेगा। लास्ट क्या है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे ये वाले ट्रांजेक्शन में, तो स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय गवर्नमेंट। ये सर कुछ नया है, आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि उनको क्या होगा। यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब CGST, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट SGST। पहला ट्रांजेक्शन था ए से लेके बी की तरफ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ऐसे मार्क्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ए से बी जब जा रहा था तभी क्या हुआ था, आपका 900 रुपये CGST और 900 रुपये SGST किसने, मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को पे किया था, तो वो ले लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे 900 और 900। अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन है बी से लेके सी की तरफ। ये केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट को पे कितना किया गया, 1800 रुपया पे किया गया, पर ये 900 रुपीज है, ये तो क्रेडिट ले लिया रहेगा ना, किसने, मिस्टर बी ने, तो ये 900 उसका क्रेडिट हो गया। तो कितना होता है 1800 में से 1080 में से 900 क्रेडिट चला गया, तो 180। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कितना कमाया, 1080 जो कि क्या है, यही अमाउंट है। वो बेसिकली स्ट्रक्चर ही वैसा है कि उसमें सेम ही आएगा लास्ट में वैल्यू एडिशन वगैरह करने के बाद। तो होप सो ये आपको समझा रहेगा। क्वेश्चन इजी था, कुछ ऐसा है नहीं, पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छा है। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अगर सही आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं आया है तो एक बार के लिए देख लो, पर इजी है। कोई ये जो क्वेश्चंस का सीट कैसा है, मैं जैसे ही बनते मैं आपको PDF भेज देता हूँ। इसके अंदर मुझे और कोई अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी मैं ऐड करते रहता हूँ, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट PDF मिलता है उसमें पुराना तो रहता ही है, नया भी आता है, पर पुराने में कुछ चीज़ें एडिशन भी हो जाती है। जो अच्छा लगता है वो मैं डालता रहता हूँ। सिंस अपना नया है तो जो अच्छी चीज़ें मिल रही है, जो अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो मैं बाद में भी अपडेट करके आपको मिल जाते हैं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, एक सेकेंड,
Mr. Akshay of Maharashtra supplied goods or services for rupees 35,000 to Mr. Kambli of Maharashtra. अक्षय भी महाराष्ट्र का है, काम्बली भी महाराष्ट्र का है. मिस्टर अक्षय और मिस्टर काम्बली क्या कर रहा है? मिस्टर अक्षय ऑफ महाराष्ट्र 35,000 रुपीज का इसे सप्लाई किया है, रुपीज 35,000. Akshay purchased goods or services for rupees 20,000 on which IGST paid at the rate 18%. अक्षय जो है वो परचेज करता है क्या? गुड्स या सर्विसेज जो अक्षय ने कहाँ से परचेज की है? 20,000 रुपये में फ्रॉम प्रताप ऑफ राजस्थान. ये अक्षय ने क्या किया है? ये भी कहीं से परचेज तो करेगा ना. परचेज किया है फ्रॉम राजस्थान. वैल्यू कितना है? 20,000. करेक्ट. और इसके ऊपर IGST पे किया था एट द रेट 18%. SGST और CGST का रेट 9% है. फाइंड द फॉलोइंग, ये चीजें निकालिए. टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर अक्षय. भाई ये अभी मैं नहीं करूंगा, आपको खुद को करना है. 35,000 महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र है. इंट्रा स्टेट सप्लाई 9% CGST SGST लग जाएगा. हु इज लाइबल टू पे GST टू गवर्नमेंट, कौन करेगा? और नेट लाइबिलिटी वाला आपको एक बार करना है. नेट लाइबिलिटी में क्या, ये वाला जो पे किया था IGST का, वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है. होमवर्क है, अच्छे से करना. और कोई डाउट है तो डू व्हाट्सएप. ठीक है, ये एक क्वेश्चन होमवर्क मतलब आपको लाइव देखो ऑनलाइन क्लास में होमवर्क मतलब आप अभी होम में ही हो, अभी आप घर पे ही हो, तो ये वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर डाउट आ रहा है तो अभी का अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप कर दो. होमवर्क मतलब घर जाके नहीं करना, आप ऑलरेडी घर पे ही बैठे हो तो आपके अलग से टाइम नहीं देना. अभी ये वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करो. ठीक है, आपको 1-2 मिनट 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उससे ज़्यादा लग रहा है तो पॉज करके और व्हाट्सएप करो, खास तौर से अगर डाउट है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मैसेज रिलायंस ऑफ महाराष्ट्र, रिलायंस करके कोई कंपनी है जो आपको पता है, परचेसेस गुड्स एट इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट लेवल. मैसेज महाराष्ट्र है. ये होमवर्क कर लिया रहेगा, कोई डाउट है तो भाई व्हाट्सएप करो. मैसेज रिलायंस है जो क्या करता है, परचेज करता है गुड्स एट इंट्रा एंड इंटर स्टेट. इंट्रा भी करता है और इंटर भी करता है. Is it okay? Yes. From various dealer, the detail of balance in electronic credit ledger and electronic credit liability registration ledger are as follow. ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. बेसिकली क्या होता है, आप जब भी, ये तो हम लोग क्या बुक्स में पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में कैसे होता है, जो आपका GST पोर्टल होता है. GST पोर्टल एक क्या है, जो बेसिकली एक वेबसाइट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग भी, जो असेसी है, जो सप्लायर रिसिपिएंट वगैरह है, ये लोग भी यूज़ करते हैं, जिसके पास GST नंबर है. ठीक है, तो ये पोर्टल को यूज़ करते थे. ये पोर्टल में जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कहाँ पे शो होता है? वो यहाँ पे शो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस ये लेजर में क्या रहेगा? IGST रहेगा,
आपने अगर ऑफिस में करते तो पता रहेगा, CGST रहेगा, SGST रहेगा, UTGST है तो रहेगा। इसका कितना क्रेडिट आपका बैलेंस है वो रहेगा। और दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इसमें आपको कितना गवर्नमेंट को पे करना है वो डिटेल रहेगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली क्यों पूछा, ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है, ये क्वेश्चन का पर्पज है कि आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन आता है कि नहीं वो अपने को आता है। फिर भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ GST लाइबिलिटी। तो सबसे पहले क्या, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना है, IGST, CGST, SGST। IGST का कितना है 20, 25, 25, 20,000, 25,000 एंड 25,000 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका होगा 50,000, 25,000, 25,000, 50,000, 25,000, 25,000। तो इस केस में क्या होगा आपके साथ, लाइबिलिटी कितना आ रहा है, CGST का 25 में से 25 चला गया नील, SGST का 25 में से 25 चला गया नील, और IGST का 25,000 का क्रेडिट अभी तक बचा हुआ है जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कब आती पता है, अगर आपका CGST का टैक्स कुछ बच चुका है, SGST का भी टैक्स लाइबिलिटी बचा हुआ है और IGST का क्रेडिट बचा हुआ है, तो क्या होता, क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। IGST का CGST SGST के साथ क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है, पर CGST और SGST का एक दूसरे के साथ क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता। वो वाला कंसेप्ट आएगा तो वही आएगा, ये तो नहीं आएगा। ये कहीं से मेरे को मिल गया था क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर शिवा ऑफ महाराष्ट्र purchase goods at intra-state supply by paying CGST 8,000 and SGST 8,000 and at interstate supply by paying IGST at rupees 16,000। ये क्या है, ये है बेसिकली एक मिस्टर शिवा करके है, मिस्टर शिवा जो कि महाराष्ट्र का है। ये क्या कर रहा है, ये परचेस कर रहा है जिसमें दोनों है, इंट्रा भी है इंटर भी है। इंट्रा में क्या आएगा, CGST SGST आएगा, CGST SGST कितना है, CGST SGST 8,000 8,000 है, ये क्रेडिट है इसके पास पड़ा हुआ, मतलब इनपुट सप्लाई पे, और IGST इसके पास है 16,000, ठीक है। ये डिटेल दिया है। सब्सिक्वेंटली उसके बाद मिस्टर शिवा सोल्ड दिस गुड्स टू मिस्टर केजरीवाल ऑफ हरियाणा। मिस्टर शिवा ने क्या किया है, ये जो गुड्स परचेज किए थे ये सेल किए हैं टू मिस्टर केजरीवाल जो कि क्या है, हरियाणा का है। मतलब यहाँ पे क्या इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब IGST लगेगा एट रुपीज 2 लाख एट द रेट 18%। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 2 लाख IGST एट द रेट 18%। तो 2 लाख का 18% कितना होगा, 20,000, 36,000 होगा, वही होगा, एक बार देख लेते हैं। टू लाख का 18% 36,000 करेक्ट। तो 36,000 IGST, 2,36,000 ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। अभी ये क्या करेगा, ये 36,000 जो केजरीवाल है इसके लिए ये इनपुट हो गया, करेक्ट, केजरीवाल के लिए 36,000 इनपुट हो गया, और ये इसके लिए मिस्टर शिवा के लिए क्या हो गया, ये आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गया। तो ये 36,000 में से ये इनपुट वगैरह यूज करके इसको लेस करेगा, और आगे जो भी है देखेंगे, ठीक है। आगे का स्टोरी क्या है, thereafter Mr. Kejriwal sold this goods to Mr. Kaushik of Haryana एट सी, मतलब हरियाणा का हरियाणा में जा रहा है तो CGST SGST वही लगेगा,
वैल्यू एडिशन किया है, कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग अज्यूम नहीं करते। तो यहाँ पे मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया, सोल्ड दिस गुड्स टू मिस्टर कौशिक, अमाउंट वही है 2 लाख रुपए, वैल्यू एडिशन किया नहीं है। एड CGST एट 9%, 18,000, SGST 9%, 18,000, 2,36,000। अभी क्या होगा, अभी अपने को क्या निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नेट GST लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर शिवा एंड मिस्टर केजरीवाल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ताकि इसमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर शिवा की बात कर लेते हैं पहले। तो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना है, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपका 36,000 IGST है। नहीं अच्छे से करता हूँ मैं। नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर शिवा, IGST, SGST, GST बेसिकली, और SGST। आउटवर्ड कितना है, 36,000 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST का है, SGST का है इसके पास, करेक्ट, और IGST का भी है। $8,000 और 16,000। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले आपको IGST का क्रेडिट IGST के सामने यूटिलाइज करना होता है। तो 16,000, CGST में तो कोई टैक्स ही नहीं है। फिर क्या, अगर IGST का क्रेडिट कम पड़ जाए तो आप CGST, SGST कोई भी प्रपोर्शन में ले सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो 8,000 CGST, 8,000 SGST, तो कितना 32,000, 4,000 रुपीज जो है वो नेट टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। इज इट ओके, समझा क्या भाई? अगर आपको कॉपी करना है तो आप ये कर सकते हो, मैं आपको टाइम देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन की भाई इतना कुछ वो नहीं था, इतना आप खुद भी कर सकते हो, इजी लेवल के थे। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो आप एक बार के लिए अगर करना है तो आप कर सकते हो। अभी केजरीवाल का टैक्स लाइबिलिटी निकाल देते हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर केजरीवाल। हमेशा आपको ऐसे टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए 3 कॉलम करने जरूरी है, IGST, CGST, SGST, बिकॉज ये तीनों अलग अलग टैक्स हैं। नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर केजरीवाल। तो इसके लिए अपने को क्या देखना है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले IGST, CGST, SGST, इसका आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या था, आउटवर्ड IGST नहीं था, SGST, CGST ही था। IGST नहीं था, CGST, SGST कितना 16,000 था शायद, 18,000 18,000 माइनस क्रेडिट। क्रेडिट इसके पास क्या पड़ा है, IGST का पड़ा है
36,000 का। तो क्या IGST यूज हो सकता है क्रॉस यूटिलाइजेशन फॉर CGST एंड SGST? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। CGST का SGST में नहीं हो सकता, SGST का CGST में नहीं हो सकता, पर IGST का क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे IGST का बेसिकली 18,000 रिड्यूस हो जाएगा और नील टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। इज इट ओके? और आपको दूसरे मतलब पहले SGST करना है, CGST करना है, ये पूरा आपके ऊपर है। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको समझेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हो, और नहीं तो भी आपको प्रैक्टिस करना है, खुद एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करना है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन रहा। तो 6 क्वेश्चन हम लोग ने बेसिकली प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। इसके अलावा इससे कोई टफ लेवल का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पास्ट एग्जाम पेपर वगैरह मैं देखूंगा, मुझे दिखेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा और आपको बता दूंगा। तो और वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ये यहाँ पे अभी एक बार का हम लोग स्टॉप होते हैं, और इसके बाद अभी आपको सीधा चैप्टर 2 में हम लोग दिखेंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझा रहेगा आपको। वो क्वेश्चंस जो मैंने बीच में ऐड किए थे, उससे क्या होगा, उससे जो भी अभी तक पढ़ा है उसका क्या होगा, पूरा एक तरीके से फ्लो बैठेगा अपने दिमाग में कि कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ 100% पहले बार देखोगे तो सब समझ जाएंगे, नहीं होता ऐसा। मैं तो खुद अपना CA फाइनल का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, 2 ग्रुप ही होते हैं आपके जैसे 3 नहीं होते, मैंने फर्स्ट दिया था। एंड SFM का एक पेपर होता है जिसके लिए मैंने क्लास लगाया था, मतलब 4 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए क्लास लगाया था। बेसिकली फिनांस के रिलेटेड होता है, बाकी थियरी वाला तो मैंने खुद से मैनेज किया था। तो जो SFM का पेपर होता था उसमें क्लास में जो टीचर समझाते थे उसमें क्या होता था, 40-50% चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती थी। कुछ जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है वो मेरे को समझता था, मतलब समझता सब था, पर एकदम क्लैरिटी बोलते हैं ना, मे भी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं होती थी। तो क्या करना होता है उसके लिए, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन मोड है, वो पॉज करो, खुद से एक बार क्या करो, प्रैक्टिस करो। मैं क्या करता था, लेक्चर खत्म होता था, लाइब्रेरी सीधा जाने का, लाइब्रेरी में जाके, अभी 2 साल पहले की बात है, कोई महान पुरानी बात नहीं है। तो लाइब्रेरी जाके क्या करने का, वो जो भी करा है सब सॉल्व करने का, सब एकदम स्मूथली हो जाता था। मार्क्स कितने आए थे, मार्क्स आए थे 80 आउट ऑफ 100। CA फाइनल लेवल पे कम नहीं होते, अगर आपको शायद CS फाइनल पे भी ऑब्वियसली बात है कम नहीं होते, पर ऐसा होता है ना कि 12वीं वगैरह में आ जाते हैं, 10th 12th में 90-95, कोई बड़ी बात नहीं है। पर CA फाइनल लेवल पे गुड मार्क्स है। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का इतना ही मतलब है कि अभी आपको लगा रहेगा क्वेश्चन में सर हाँ समझा, 80% समझा, 70% समझा, पर कुछ कुछ चीज़ें अभी एकदम अंदर नहीं गई है, तो दैट इज़ ओके भाई। जब करोगे चली जाएगी, नहीं जा रही पूछो व्हाट्सएप पे, डाउट सॉल्व कर दूंगा, चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट है, हाँ जी सर। अभी अपने को क्या करना है सर, अभी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 1 कोई भी एक्ट का क्या होता है पता है, जनरली शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। मतलब कानून का नाम कैसे क्या होगा, जैसे CGST एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 1961, समझ रहे हो ना, कंपनीज एक्ट, ऐसा करके कानून का नाम क्या होगा, जिसको क्या नाम से बुलाया जाएगा वो बताया रहता है सेक्शन 1 में। सेकंड, उसका कमेंसमेंट बताया हुआ रहता है, मतलब कब से चालू होगा वो कानून। जैसे CGST एक्ट कब से चालू हुआ, 1 जुलाई 2017। हर एक्ट का कुछ ना कुछ तो स्टार्ट डेट होगा ना। इनकम टैक्स एक्ट का क्या है, 1 अप्रैल 1962 है। हर एक्ट का कुछ ना कुछ तो कमेंसमेंट होगा ना, कि इस दिन से वो शुरू हुआ, हैप्पी बर्थडे कब है, मतलब वो वाली बात है। और थर्ड, एक्सटेंट, मतलब कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे CGST एक्ट होल ऑफ इंडिया होगा, इनकम टैक्स एक्ट होल ऑफ इंडिया होगा। अभी तो वो मोदी जी ने वो 370 वगैरह जो आर्टिकल था वो हटाया, उसके बाद तो हर कानून पूरे इंडिया पे जनरली एप्लीकेबल होता ही है। बट पहले वो जम्मू एंड कश्मीर का क्या हो जाता था, एक्सेप्शन बहुत जगह पे हो जाता था। और दूसरा, वो इंडिया के बाहर कितने पानी तक एप्लीकेबल होगा वो सब आगे हम सीखेंगे। ये सब क्या है, सेक्शन 1 में लिखा होता है। सेक्शन 2 तो भाई फेमस सेक्शन है, सब डेफिनेशन के बारे में लिखा होता है। CGST एक्ट पे अभी मैं बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 3 से लेके 6 तक जो है वो आपका क्या लिखा होता है पता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा होता है, कौन सा ऑफिसर होगा, कैसे काम होगा, वो सब चीज़ें लिखी है, ठीक है।
यहाँ तक कुछ इतना महान एग्जाम पर्सपेक्टिव काम का नहीं। एग्जाम पर्सपेक्टिव काम का आता है सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 जो कि सप्लाई का सेक्शन है, सेक्शन 8 जो कि कंपोजिशन, ये सब आपने नाम एग्जीक्यूटिव में सुने रहेंगे, हो सकता है याद नहीं हो, मुझे नहीं पता, पर शायद याद भी होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 9 जो होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है, CGST का चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये 3 जो सेक्शन है ये अगले लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 से लेके जाऊंगा क्योंकि वही चार्जिंग सेक्शन है, GST लगा क्यों, वो क्या सेक्शन 9 बताएगा बेसिकली। फिर कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर आएंगे जो कि क्या है, सेक्शन नंबर 8 की बात करता है। फिर 7 पे आएंगे, फिर 8 पे आएंगे, वैसे जाएंगे बेसिकली, ठीक है। सप्लाई का मतलब सीखेंगे, सप्लाई का मतलब सीखेंगे तो कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई इजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। 10 में फिर 10 में कंपोजिशन स्कीम आ जाता है, 11 में आपका एग्जाम्पशन आ जाएंगे, 12, 13 और 14 आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, 15 आपका क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, 16 से लेके 21 तक बेसिकली आपका ITC आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर आ जाएगा, ITC आ जाएगा। फिर 22 से लेके आपका 30 तक क्या चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन बेसिकली वो चला जाता है, देखेंगे अभी कोई अब तक उगाई नहीं है, इतना याद वाद मत करो, मैं याद करा दूंगा सब, वो मेरा गारंटी है, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है। और बताओ सर कैसे हो आप? और सर एकदम सब मज़े में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे। लेक्चर नंबर 3 हो गया शायद, लेक्चर 2 के 2 पार्ट थे 1-1 घंटे की, ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 4, 5 तक मैं सोच रहा हूँ 5-6 तक डेमो डाल दूंगा। फिर लेक्चर्स जो मिलेंगे अगर आप एनरोल करते हो तो आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे लगे हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ये मेरा भी बेसिकली न्यू वेंचर है तो इट विल हेल्प मी, मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मेरा भी होगा, ऑब्वियसली बात है। तो चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।